अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। द फर्स्ट शो ऑफ द वीक एंड ऑब्वियसली ज़्यादा खुशी से ये शो इसलिए नहीं स्टार्ट हो सकता बिकॉज कल देखिए हमने कारकर्दगी टीम पाकिस्तान की वेरी डिसअपॉइंटिंग, और उसके हवाले से ज़रूर हमारी डिस्कशन होगी। आज मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं Adil Azhar, Assalamu alaikum and good evening आप सबको and great to be back in the studio. Welcome back. Thank you so much, thank you so much. और पाकिस्तान को वैसे मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जितनी देर मैं कदाफी स्टेडियम में रहा ना, पाकिस्तान अच्छा खेल रहा था। मैं सेकंड मैच के दरमियान से कहीं निकला हूँ और देखें आप उसके बाद से फिर क्या हुआ। थर्ड मैच ऑल बिकॉज ऑफ यू। मुझे ऐसे ही लग रहा है ना इफ्तिखार ने कुछ गलत किया ना खुशदिल ने कुछ गलत किया। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। टीम के लिए कुर्बानी दे देनी चाहिए थी। आई शुड हैव स्टेड इन लाहौर फॉर वन मोर डे और मुझे आज सुबह आना चाहिए था कि मैं सीरीज जितवा के आता पाकिस्तान को। लेकिन खैर एनीवे आई थिंक द सीरीज इज डन एंड डस्टेड नाउ। 7 मैच सीरीज जिस वक्त अनाउंस हुई थी हम सोच रहे थे कि यार थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे, जो भी था। लेकिन बहरहाल जी क्रेडिट्स टू बोथ द टीम्स के दे टुक इट ऑल द वे, बिल्कुल आखिर तक लेकर गए। जाहिर है उसकी डायसेक्शन होगी, काफ़ी तफसील से उसके हवाले से बात होगी। पाकिस्तान टीम ने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। मेरे ख्याल से इंग्लैंड से पहले ही पाकिस्तान टीम जो है वो अपने मुल्क से रवाना हो गई थी। इंग्लैंड क्या होती, पाकिस्तान पहले जा चुकी थी। इंग्लैंड वाले सोचें होटल में खड़े होकर उनको सी ऑफ कर रहे होंगे। लेकिन बहरहाल लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज शो विद व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स। तो ओवर टू सवेरा। बिल्कुल जी, व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स में ऑब्वियसली शुरुआत यहीं से होगी कि कल खेला गया the 7th and the last T20 Pakistan versus England, which was the decider of the series as well, because 3-3 से सीरीज बराबर थी और इंग्लिश टीम ने जो है वो घर पे आके जो हमारे साथ हाल किया, जो हमारा शिकार किया, वो आप लोगों ने खुद ही देखा। बट आखिरी और फैसला कुन T20 में जिस तरह इंग्लिश टीम ने जो है वो जीत हासिल की, देवर प्लानिंग फॉर T20 और दिख रहा था कि उन्होंने देखा मार्कवुड सेट है, हटा दो भाई साइड पे, रेस्ट करा दो अगली टीम के लिए। जोस बटलर नहीं जी नहीं खिलाना, इनको रेस्ट करवाओ वर्ल्ड T20 के लिए। दे प्लान फॉर वर्ल्ड T20 और हम इस सीरीज में 7 मैचेस के दौरान भी अपने कॉम्बिनेशन को सही तरह सेट नहीं कर सके। पाकिस्तान को कल के मैच में 67 रन से जो है वो शिकस्त हासिल हुई और 4-3 से ये सीरीज जो है वो इंग्लैंड ने अपने नाम कर ली, विच मीन्स पहली मर्तबा T20 फॉर्मेट में होम ग्राउंड पर शिकस्त का सामना करना पड़ा टीम पाकिस्तान को। ऑलराइट, पाकिस्तान टीम की जो नाकामी है उसको जब ज़ीरो इन करने की बात की जा रही है तो तमाम तर लोगों की तनकीद का जो महवर है वो पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर है। और पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर ये कहना कि नाकाम हुआ है वुड बी एन अंडरस्टेटमेंट। बुरी तरह नाकाम हुआ है। अगर हम बात करें शान मसूद, इफ्तिखार अहमद, हैदर अली, खुशदिल शाह, आसिफ अली एक ही तरह की गलतियां करते रहे और एक ही तरीके से आउट होते रहे। कोई इम्प्रूवमेंट आपको इस सीरीज़ में नज़र नहीं आ रही। और ज़ाहिर है वर्ल्ड कप के पहले कुछ दिनों पहले, वर्ल्ड कप 3 हफ्ते अब दूरी पर है, कुछ बहुत बड़े बड़े सवाल जो हैं वो ये सीरीज़ पूछ कर चली गई है। कुछ खिलाड़ियों की अगर परफॉर्मेंस की बात करें, हम मिडल ऑर्डर की बात कर रहे हैं इस वक्त। इफ्तिखार ने सीरीज़ में 99 रन बनाए एंड दोज 99 वर नॉट वेरी ब्यूटीफुल 99 रन बाय द वे, डिड नॉट कम एट अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट। खुशदिल शाह ने 63 रन बनाए, हैदर अली 36 और आसिफ अली ने 34 रन बनाए। खुशदिल शाह के हवाले से मैं और सवेरा ज़रा आगे चल के ज़रूर बात करेंगे बिकॉज इट वॉज इन अ प्रिटी सीन। खुशदिल कराची स्टेडियम में मैंने देखा और लॉर्ड स्टेडियम में मैंने देखा। अ यंग प्लेयर शुड नॉट गो थ्रू व्हाट खुशदिल वाज गोइंग थ्रू। हाउएवर ऐसा क्यों हुआ, इस पर ज़रूर बात होगी। बिल्कुल जी, जहां ख़राब कारकर्दगी की बात कर रहे हैं अदील और जहां जो है हम बता रहे हैं कि मिडल ऑर्डर का इशू है, तो ख़राब कारकर्दगी के मुजाहरे जिस तरह करने के बाद जो है कौमी टीम अब निकल पड़ी है अगले अपने इवेंट पे और अब अगली अपनी सीरीज़ की तरफ। वही मतलब थोड़ा सा भी मार्जिन नहीं था बीच में, यहाँ मैच ख़त्म किया गया और यहीं फ़ौरन जो है लगा कि टीम पाकिस्तान जो है वो प्लेन पे रवाना हो गई है। सो स्क्वाड में 16 खिलाड़ी हैं और सपोर्ट स्टाफ के 13 अरकान हैं जो कि वाया दुबई सिडनी होते हुए जो है वो पहुंचेंगे न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड में खेलेंगे ये ट्राई नेशन सीरीज़ जिसमें पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश एंड दी होम कंट्री न्यूजीलैंड शामिल होगी। और सीरीज़ में जो अपना पहला मैच है वो पाकिस्तान ने 7 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है और सीरीज़ का जो फाइनल है वो 14 अक्टूबर को खेला जाएगा। वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी टीम 15 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया पहुंची। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ ख़त्म होने के अगली ही सुबह जो है वह गद्दाफी स्टेडियम से अपना एक वीडियो मैसेज जो है वो भी जारी किया और उसमें उन्होंने शायकीन और तज्ज़ियाकारों की तनकीद को दुरुस्त करार दिया। उन्होंने कहा कि कौमी टीम मॉडर्न क्रिकेट से बहुत दूर है, हम पुराने ज़माने की क्रिकेट खेलते हैं। उन्होंने ये भी माना कि हम में इतना दम ही नहीं है कि हम अच्छी कारकर्दगी दिखा सकें।
इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि हम इस टीम पर इतना ही प्रेशर डाल सकते हैं जितना वो बर्दाश्त कर सकती है। कहा जाता है कि बटन दबाएं और ऑस्ट्रेलिया की तरह खेलें, ऐसा नहीं होगा, ये कहना है रमीज़ राजा का। और सवेरा दैट रियली मेक्स मी वंडर, रमीज़ को 1 साल तो मेरे ख्याल से, बाय द वे दैट्स इट ऑन व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स, रमीज़ को 1 साल तो हो गया होगा मेरे ख्याल से एज चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड। फिर ये किसी को सवाल पूछना पड़ेगा ना कि जी आपने कहा बटन ना दबाएं, चलो जी बटन ना दबाएं तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ एक स्विच बोर्ड लगाना पड़ेगा, पीछे कुछ तार शार लगाने पड़ेंगे। अब इनको ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पे वी नो के कुछ बड़े अच्छे T20 फॉर्मेट के हमारे प्लेयर्स हैं जो टीम में नहीं आ पा रहे हैं। शर्जील खान उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, आजम खान को वो हम जानते हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जो कि कुछ हो ना हो कम से कम थोड़ी बहुत मॉडर्न क्रिकेट की झलक जरूर नजर आती है उनमें। भाग के रन नहीं करेंगे तो एटलीस्ट शॉट मार के तो रमीज से पूछना तो पड़ेगी ना ये बात कि भाई आप 1 साल की, आप अपनी रिपोर्ट कार्ड के बारे में बताएं ना, बिकॉज पहली होम ग्राउंड पे यानी सीरीज भाई 7 मैचेस की सीरीज इस तरह हारना, आई थिंक वी लॉस्ट टू श्रीलंका अर्लियर एज वेल, जो सरफराज की कप्तानी में आखिरी जो कप्तानी के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई थी, जिसकी बुनियाद पर ही बाबर आजम को कप्तान बनाया गया था। लेकिन पिछले 1 साल में अहमद शहजाद और उमर अकमल को अचानक से लिया एब्सोल्युटली अचानक उनको लाया गया था, पता था कि परफॉर्म नहीं करेंगे इसलिए उनको खिलाया गया था। सो ये आई थिंक रमीज़ राजा से सवाल जरूर, बिल्कुल आप आवाम के साथ आप बिल्कुल इन अग्रीमेंट हैं, आप बिल्कुल सहमत हैं, आप बिल्कुल जो है वो लोगों के साथ अग्री करते हैं, लेकिन भैया आपको भी तो जवाब देना पड़ेगा ना कि 1 साल में हम इस एवोल्यूशन के प्रोसेस में कहाँ पर खड़े हुए हैं, कौन से वो खिलाड़ी आइडेंटिफाई हुए हैं। अगर 110 की स्ट्राइक रेट डोमेस्टिक वाले खुशदिल शाह से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जाके इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको 180-90 का स्ट्राइक रेट देगा, देयर इज समथिंग रॉन्ग, ड्रास्टिकली रॉन्ग समवेयर। आई एम नॉट गिविंग अप सवेर, आई एम नॉट गिविंग अप होप फ्रॉम दिस पाकिस्तान टीम। यही हमारे बंदे हैं जो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में जाके परफॉर्म कर दें। लुकिंग एट दिस स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट दैट रमीज़ राजा गेव, मतलब मुझे सिर्फ फर्क जो लग रहा है ना स्टेटमेंट का, एशिया कप के फाइनल में वी हर्ड दैट स्टेटमेंट कि ये टीम हमें वर्ल्ड कप जिता के लाएगी, इट वाज फ्रॉम रमीज़ राजा। एंड ठीक है, मुझे पता है कि आप भले कैपेबिलिटी किस तरह की हो क्या हो, बट आप बकअप करते हैं अपनी टीम को एट एवरी पॉइंट। कोच की बात हो गई, द चेयरमैन, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो बकअप करते हैं टीम को। बट देन सेइंग कि नहीं जी आप लोग कहते हैं कि मॉडर्न क्रिकेट की तरह नहीं खेल रही टीम पाकिस्तान, एक पुराने तरीका है खेलने का, बिल्कुल है पुराना तरीका, बट इंस्टेड के उसको सही कर लिया जाए, आप उसको एक्सेप्ट करके ये कह दें कि नहीं जी हम तो ऐसे ही खेलते हैं तो हम ऐसे खेलेंगे, सो देयर इज नो पॉइंट कि बटन दबाएं और बटन दबा के जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम बना दें। तो नहीं, कोई बटन दबा के आपको ऑस्ट्रेलिया की टीम बनाने को नहीं कह रहा है, बट ये छोटी छोटी चीजें जो शायद हम बाहर बैठ के, जिनसे ये हर तीसरे दिन पूछा जाता है कि आपने बल्ला पकड़ा है, बिल्कुल ऐसी वो अगर कुछ देखकर और कुछ बता रहे हैं सोल्यूशन और शायद वो एप्ट भी लग रहा है, तो व्हाई नॉट जस्ट बी ओपन टू सजेशंस। एब्सोल्युटली, हमारे व्यूअर्स इस वक्त स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, हमने ये खुशदिल शाह के, देखिए खुशदिल शाह के बारे में हम एक और भी अभी बात करते हैं। हाउएवर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये देखिए खुशदिल शाह का जो करियर एवरेज, अगर हम इंग्लैंड की सीरीज के बाहर बात करें, 110 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं, उनकी एवरेज है 20.6। चलें लोअर मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग करते हैं, मैं उन्हें बेनिफिट ऑफ द डाउट ये दे देता हूँ कि चलो यार टाइम कम मिलता है रन स्कोर करने के लिए, बट चेक आउट इज स्ट्राइक रेट। अगर आपका एवरेज कम है तो एटलीस्ट योर स्ट्राइक रेट शुड कॉम्पनसेट फॉर दैट। कम से कम वहीं पे अगर ये 150-60 की होती तो फिर इट मेक सेंस। हमने खुशदिल को टीम में खिला रहे हैं और खुशदिल को मुसलसल टीम में खिला रहे हैं। एंड सवेरा कराची में जब वो खेलने आए, लाहौर में जब वो खेलने आए, कल अगर आपने नोट किया हो कि खुशदिल शाह का रिव्यू लिया गया था उनके आउट का, और जैसे ही द मोमेंट देयर वाज अ स्पाइक दैट अपीयर्ड ऑन द बिग स्क्रीन, लोगों ने एक जुबिलेशन में, नाउ ये पाकिस्तान के होम ग्राउंड में, ये मैच कोई ओल्ड ट्रैफर्ड या लॉर्ड्स में नहीं हो रहा कि क्राउड ने शोर मचाया, खुशदिल शाह के खिलाफ उनकी अपनी आवाम जो है वो हूट कर रही है और उनके खिलाफ शोर कर रही है। इट्स वेरी सैड। सुना है जी ये खबरें आई हैं कि खुशदिल शाह ड्रेसिंग रूम में जाके रोने लगे और उन्होंने कहा कि यार ये क्या हो रहा है। ये खुशदिल का तो चलें जो टैलेंट है वो है, ये नंबर्स ये बताते हैं खुशदिल का टैलेंट किस तरफ लाइक करता है, बट उन लोगों से सवाल पूछा जाए, रोना तो उन लोगों का बनता है कि जो इनको सेलेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली, परफॉर्मेंस आपके सामने है और उसके बावजूद आप खुशदिल को जो है वो सेलेक्ट पे सेलेक्ट किए जा रहे हैं। ही इज गोइंग फॉर द वर्ल्ड कप टीम एज वेल। यार फिर तो अब हमारी आवाम अब इतनी जो क्रिकेट देखिए बड़ी मोहब्बत करते हैं, एक ही तो स्पोर्ट है हमारे पास देखने के लिए। जब कोई प्लेयर आप खिलाते रहेंगे और मुसलसल परफॉर्म नहीं करेगा, एक बच्चे को पता है कि ये लड़का नहीं चल रहा है यार, प्लीज टेक हिम आउट ऑफ द साइड, आपने उसको आखिरी मैच भी खिलवा दिया,
फिर तो हूटिंग होगी एंड इट्स अभी सैड। ये वही उसी तरह की जिद है, ये वो उस तरह की जिद है जैसे हसन अली के साथ जिद की गई कि नहीं जी हसन अली को खिलाते रहें खिलाते रहें खिलाते रहें। देखिए सपोर्ट करना एक प्लेयर को बहुत अच्छी बात है कि आप अपने प्लेयर को बैक कर रहे हैं, बट देयर इज दिस वन पॉइंट व्हेन यू कैन रियलाइज एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग जो प्लेयर्स जो हु कीप एन आई टू नो कि हाँ जी नाउ इज द टाइम दैट दिस प्लेयर नीड्स रेस्ट, ही नीड्स टू गो बैक टू स्क्वायर वन, he needs to go back to domestic to just get back his spark or get back his talent. ऐसा नहीं है that he is not talented, अगर वो talented नहीं होते तो वो टीम का हिस्सा नहीं बनते। अगर वो अभी एक उस पैच में है तो stop just pushing him because obviously देखें ठीक है अवाम ने भी अच्छा नहीं किया एंड सॉरी टू से, और भी एक और मैं उस पर करूँगी कि रिसेंटली कल शान मसूद ने एक बहुत पर्सनल ट्वीट की जिसके ऊपर लोगों ने जिस तरह के कमेंट्स किए हैं, आई एम सॉरी टू से वी शुड बी अशेम्ड। हम एज फैंस अगर हम बात करते हैं और हम क्रिकेट के फैन हैं और हम इन क्रिकेटर्स को इनके हाई पे सपोर्ट करते हैं, आप करें परफॉर्मेंसेस के बारे में बात, बट एटलीस्ट लुक एट द कॉन्टेक्स्ट जहां जो जिस बारे में ट्वीट हुई हुई है, आप उस ट्वीट के नीचे आप बातें सुना रहे हैं और आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं। आगे भी जिंदगी है, बाहर भी जिंदगी है क्रिकेट से, सो वी नीड टू मैच्योर एज वेल। मुझे कभी कभार लगता है कि बहुत सारे डिसीजंस जो टीम पाकिस्तान में हम कहते हैं ना डर के लिए जाते हैं, हारने के डर से लिए जाते हैं, वो दिस इज बिकॉज ऑफ ये जो इस तरह का प्रेशर आता है। आई नो दे शुड नॉट टेक दैट प्रेशर, दे आर प्रोफेशनल्स, मगर फिर भी जो इस तरह का प्रेशर आता है ना कि आप ये नहीं बाइफिकेट कर सकते कि वो एक अपनी पर्सनल सैड एक ट्वीट कर रहे हैं जिसके ऊपर लोग क्रिटिसिज्म। सवेरा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पाकिस्तान में सोसाइटी आता है वो ये आता है कि अगर हम मगरिब में कहीं रह रहे होते तो वहाँ पे क्या होता है, मेंटल हेल्थ के हवाले से, इलनेस के हवाले से, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी के हवाले से खिलाड़ी खुल के बात करते हैं। बहुत सारे खिलाड़ी हैं, मार्कस ट्रेस्कॉथी का नाम जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा टॉप पे आता है मेरे जहन में। हाल के उन्होंने रिटायरमेंट ले ली इंटरनेशनल क्रिकेट से बिकॉज ही सेड आई जस्ट कैन नॉट टेक द प्रेशर। मैं ये इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर ले ही नहीं सकता, मुझे नींद नहीं आती है, मैं एंग्जाइटी का शिकार हो गया हूँ, मैं बाइपोलर सा हो गया हूँ। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली स्टोक्स इतना उन पे प्रेशर आ गया था, ही सेड आई नीड अ ब्रेक। पाकिस्तान में तो हम इनके हवाले से बात नहीं करते ना। जस्ट इमेजिन कि खुशदिल की वो जो एक साइकोलॉजिकल कॉस्ट थी, उस दिन हम बात कर रहे थे, मेरे कुछ दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि ये जो हम ग्राउंड में बोल रहे होते हैं क्या ये प्लेयर को आ रही होती होगी ये आवाज़। मैंने कहा उसको एक एक आवाज़ वहाँ पे 30,000 पीपल जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि वो उसको जिस नाम से वो पुकार रहे हैं उसकी साइकोलॉजिकल कॉस्ट क्या होगी जो खुशदिल को जो है ना वो आइंदा पता नहीं कितने महीनों सालों जो है भुगतनी पड़ेगी। बहरहाल जी ज़रा थोड़ा सा हम और भी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के ऊपर आगे चल के ज़रूर बात करते हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर का डिस्कशन ज़रूर होना है, लेकिन हमारे साथ एक चीज़ जो सबको कहनी पड़ेगी, प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल विद योर कमेंट्स। बिल्कुल करें परफॉर्मेंस पे बात, बिल्कुल, मगर ये पर्सनल अटैक्स प्लीज़ खुदारा, ये पर्सनल अटैक्स जो है ना ये बहुत बुरे लगते हैं। आपने परफॉर्मेंस पे बात करनी है, आप परफॉर्मेंस पे बात करें, बट ये पर्सनल अटैक्स, फैमिली को अटैक करना, उनकी फैमिली के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, उनकी वाइफ के बारे में बात करना, प्लीज़ जस्ट स्टॉप दैट। वी नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल एज फैंस एज वेल। और इसी के साथ मूविंग ऑन फर्दर, तो हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं एंड पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम ज़रूर बात करेंगे। सो वेलकम टू गेम सेट मैच। और आपसे बिल्कुल हम बात करेंगे इस पूरी सीरीज़ के हवाले से, बट साथ ही साथ मैं ज्वाइन इन करवाऊंगी हमारे कोरेस्पॉन्डेंट कादिर ख्वाजा इस वक्त मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि कल गद्दाफी स्टेडियम में हाउसफुल तो था, बट विकेटें गिरने के बाद अभी मैच ख़त्म भी नहीं हुआ था कि लोग उठ कर चले गए थे। कादिर, आप कुछ ज़रा हाल वहाँ का बताएं। देखिए सवेरा, बिल्कुल यही सिचुएशन थी और जैसे ही पाकिस्तान टीम बुरा परफॉर्मेंस शुरू की, उन्होंने बैटिंग जो है की, फिर उसके बाद बॉलिंग बड़ी बुरी थी। पाकिस्तान कितने रन कंसीड किए, 2 बाबर आजम ने कैच छोड़े, उसकी वजह से काफ़ी हद तक जो है वो शायकीन क्रिकेट मायूस हो चुके थे और गद्दाफी स्टेडियम जैम पैक था। तीनों दिन जो है वो काफ़ी क्राउड रहा। कराची से भी आपको पता है कि काफ़ी जो है वो 4 T20 में बड़ा क्राउड आया, तीनों दिन लाहौर में बड़ा क्राउड आया और ये क्रेज़ था। हम लोगों ने दुबई में भी, आप भी वहाँ पर मौजूद थी जब एशिया कप के 2 मैचेस पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेले गए, तो उस वक्त हमने ये सिचुएशन नहीं देखी कि अवाम जो थी वो इतनी क्रेजी थी कि वो टिकट्स मांग रही थी, पास मांग रही थी। एशिया कप में कम लोग मांग रहे थे। अलबत्ता आप अब ये कल जो बात की जाए इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान जो फाइनल मैच है उसकी, तो उसके हवाले से हमने देखा है कि हर जो बंदा था लाहौर में मौजूद थे। काफ़ी दोस्त ऐसे हैं मेरे जो नाराज़ हुए हैं
क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास खुद पासेस नहीं थे, LWMC के लोग भी नाराज हुए, पुलिस के एहलकार भी नाराज हुए कि उनको भी पासेस नहीं गए इस मरतबा, क्योंकि सोल्ड आउट थी तमाम टिकट्स। और होता ये है कि जब टिकट्स जो बिक जाती हैं, जो फरोख्त हो जाती हैं, उसके बाद जो बकिया टिकट वापस बचती हैं वो डिवाइड कर दी जाती हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में गवर्नमेंट के मुलाजमीन के अंदर। तो इस वजह से जो है वो काफ़ी हद तक देखने को मिला कि क्राउड भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन जो गैर मुनासिब सी चीज़ मुझे कल ये लगी कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारे जो सितारे हैं, 22 करोड़ अवाम में से ये लोग जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं, आते हैं, कुछ ना कुछ तो इनमें एबिलिटी होगी जो ये पाकिस्तान टीम में खेलते हैं। लेकिन जब पाकिस्तानी प्लेयर्स ग्राउंड में मौजूद होते हैं उस वक्त इस तरह की गैर मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करना, खुशदिल शाह के बारे में, इफ्तिखार अहमद के बारे में, तो ये चीज़ें काफ़ी जो हैं वो मायूस कुन लगी मुझे। और बड़ा जो है वो कल अफसोस हुआ कि इस तरह का जब खुशदिल शाह आउट हुए थे, ये आप यकीन करें कि हमारे जब प्लेयर बाहर जब दूसरे स्टेडियम्स में आउट होते हैं तो उस वक्त सुनाटा सा छा जाता है। लेकिन कल जब खुशदिल शाह आउट हुए उसके बाद जो है वो काफ़ी हल्ला गुल्ला और शोर मचाया, जैसे खुशी हो लोगों को इनके आउट होने की वजह से। तो ये चीज़ें थोड़ी सी गैर मुनासिब मुझे लगी हैं। अलबत्ता जो क्राउड का जो शोर था वो तो शुरू में मान पड़ गया था, क्योंकि बाबर आजम और रिजवान इनिशियल ओवर्स में आउट हो गए थे, तो इस वजह से क्राउड जो था काफ़ी मायूस था। और बिल्कुल आप ये देखें कि इंग्लैंड के जो बॉलर्स थे उनको चेयर अप कर रहे थे हमारे शायकीन, जो हमारे जो पाकिस्तान के फैंस थे वो इंग्लैंड की तरफ कन्वर्ट हो गए थे। और जो हमने बाहर जब बातें की है उनके साथ, शायकीन के साथ, तो उनका यही कहना था कि हम लोग जो है वो इंग्लैंड को सपोर्ट करने आए थे, क्योंकि इंग्लैंड के बैटर्स ने और बॉलर्स ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। जब इंग्लैंड के बैटर्स आते हैं तो वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। हमारे कितना मुश्किल ये कादिर, कितना मुश्किल ये एक चीज है कि अपना होम क्राउड ही आपको सपोर्ट ना करे और आप अपने होम क्राउड आपका जो है वो आपको जो है मतलब योर होम क्राउड इज बूइंग यू। ये एक बहुत ही एक मुश्किल सिनेरियो है। और अब्दुल रहमान साहब, मैं आपको इसमें बिल्कुल शामिल करना चाहूंगी। एज अ प्लेयर आप जब ग्राउंड में मौजूद होते हैं और उस वक्त आपका अपना होम क्राउड आपके अगेंस्ट जो है वो आवाजें आ रही हों, कितना मुश्किल होता है एक प्लेयर के लिए प्रोसेस करना, बिकॉज आवाजें तो सुनाई दे रही होती हैं सारी फील्ड में। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि इतने अरसे के बाद 17 साल के बाद इंग्लैंड टीम जब पाकिस्तान आई है तो हमारे लिए यही बड़ी खुशी की बात है कि हमारी क्रिकेट वापस आई है। परफॉर्मेंस अप एंड डाउन्स होती रहती हैं, प्लेयर्स से ये चीज़ें होती रहती हैं, कभी अच्छे परफॉर्म करना, कभी बुरा परफॉर्म करना। जब होम क्राउड ही हमें ऐसा सपोर्ट करेगा तो फिर इसमें परफॉर्मेंसेस भी मुश्किल होती हैं। आप फील्डिंग पे खड़े हैं, आपको अपना होम क्राउड ऐसी आवाज़ें लगाएगा, तो अगर आप दूसरे मुल्क में जाके खेलें दैट्स अ डिफरेंट मैटर। अपना ही क्राउड अगर हमें क्रिटिसाइज़ करेगा तो फिर उनसे कैसी परफॉर्मेंसेस आप एक्सेप्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर मैच में 100 होगा, हर मैच में 5 आउट होंगे या हर मैच में अच्छी फील्डिंग होगी। ये क्रिकेट का हिस्सा है, ये पार्ट ऑफ द गेम है। लेकिन अगर क्राउड इसी चीज़ को आगे फर्दर लेके चले और इसी टीम को सपोर्ट करे तो आगे देखें हमारी कितनी सीरीज़ है, वर्ल्ड कप सर पे है, न्यूजीलैंड के लिए टीम चली गई है। तो अगर यही चीज़ें प्लेयर्स कैरी करेंगे अपने साथ तो ये बहुत हर्टफुल है, ये बहुत दर्द होता है प्लेयर्स को कि ये हमारा ही होम क्राउड है, हमें देखने के लिए आया है और दूसरी टीम को सपोर्ट कर रहा है, हमें क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो फिर इसमें क्या बीती है प्लेयर के ऊपर। बीइंग ए प्लेयर मुझे तो बहुत दुख हुआ कि ऐसी बातें अपने प्लेयर्स को ही सुनाना। तो फिर आगे फिर कौन आपको, जब आप सेल्फी लेने के लिए जाते हैं, जब उनके करीब जाते हैं तो यू आर वेरी स्वीट, तो जब परफॉर्मेंस नहीं होती तो यही लोग कड़वे हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्रिकेट रोज़ एक जैसी नहीं होती, ना ही एक जैसी देखने को मिलती है। वर्ल्ड पूरी दुनिया में जो भी क्रिकेट हो रही है हर टीम हारती भी और जीतती भी है। तो ये स्टे रहना है अपनी टीम के साथ, अपने मुल्क के साथ। ये पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, ये कोई अपनी पर्सनल किसी की टीम नहीं है। तो जब पाकिस्तान से कोई खेलता है तो उसकी अपनी ख्वाहिश है कि वो अपनी टीम में जगह भी बना के रखता है और अपने मुल्क के लिए परफॉर्म भी करता है। अब्दुल रहमान साहब, यहाँ पे मैं कतई कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन देखिए लोगों की सर्टेन एक्सपेक्टेशंस ज़ाहिर है होती हैं। अभी आप अगर फुटबॉल देखते हो, अभी हाल ही में मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि वीकेंड पे मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच हुआ। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बहुत बुरी फुटबॉल खेली, उनकी अपनी जो सपोर्टर्स थे वो उनको ज़ाहिर बू कर रहे थे और वो बहुत नाराज़गी का इजहार कर रहे थे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए लोग की फ्रस्ट्रेशन क्यों आ रही है, और वो फ्रस्ट्रेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है कि एक प्लेयर मुसलसल नहीं चल रहा है और उसको जो है ना वो चांस पे चांस दिए जा रहा है। अगर हमारी बात सुन रहे हम खुशदिल का रिकॉर्ड का भी जिक्र कर रहे थे, तो ज़्यादा जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या गुस्सा लोगों का प्लेयर के ऊपर उतरना चाहिए या उनके ऊपर होना चाहिए जो उनको सेलेक्ट करके या खिला रहे होते हैं मुसलसल?
दोनों चीज़ों पे नहीं होना चाहिए कि जब कोई किसी की डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस या पीएसएल की परफॉर्मेंस से पाकिस्तान टीम में आता है, तो वो जब कोचिंग स्टाफ उसको इस मौके पे इतनी कोचिंग नहीं होती, सिर्फ आपको छोटे छोटे प्लान्स दिए जाते हैं। ये प्लेयर्स की जिम्मेदारी होती है कि उसने अपने आप को कैसा लोहा मनवाना है, एज ए बैट्समैन हो, बॉलर हो, कोई भी हो, तो अपनी परफॉर्मेंस खुद पे अपनी एबिलिटी पे ट्रस्ट करके होती है। तो आई डोंट थिंक सो कि वाकई क्रिटिसाइज हो रहे हैं, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंसेस पिछली काफ़ी गेम में से नहीं है, तो अप एंड डाउन आते रहते हैं प्लेयर्स के ऊपर। माय पॉइंट ऑफ व्यू, अगर ये न्यूजीलैंड जाके पहले ही 2 गेम्स में यही खुशदिल इफ्तिखार ये सारे परफॉर्म करते हैं, तो हमारे कमेंट्स चेंज हो जाएंगे। तो यही वो प्लेयर्स होंगे, यही वो प्लेयर्स हैं जो पहले भी परफॉर्म कर रहे थे। तो क्रिकेट में बैड टाइम आता है, जितना मर्जी वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी हो, उस पर भी बैड टाइम आता है। तो उसके लिए क्या होता है कि एक टीम को जेल रखने के लिए, एक टीम कॉम्बिनेशन को बनाए रखने के लिए आपको कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो मेरे ख्याल से कि अभी हमारे पास इतना डोमेस्टिक में बैकअप भी नहीं है कि हम स्टेट वे वर्ल्ड कप में उसको खिला लें। अगर हमारे पास ऐसा मवाद है जो हमारी डोमेस्टिक में को स्टेट वे पाकिस्तान को अवेलेबिलिटी है, तो फिर ज़रूर होना चाहिए। मैंने पूरी डोमेस्टिक भी देखी है, PSL के भी बहुत सारे मैचेस देखे हैं। तो हमारे पास अभी सूरत हाल ये है कि अगर वर्ल्ड कप ना हो तो फिर आप कर सकते हैं कि आपकी कोई सीरीज़ है तो आप नए लड़कों पे चांस ले सकते हैं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसी सीरीज़ है कि जिसमें आपको मैच्योरिटी चाहिए, जिसमें आपको सीनियर प्लेयर्स चाहिए। अब्दुल रहमान साहब, ये एक बहुत बड़ी डिबेट है और इस पे हम बिल्कुल आगे बात करेंगे कि और नहीं दिखते डोमेस्टिक में प्लेयर्स कैसे दिखेंगे जब बेंच पे बैठे रहते हैं प्लेयर्स और वो तैयार नहीं किए जाते। ये एक बहुत लंबी डिबेट है, इस पर डेफिनेटली हम आगे बात करेंगे। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। And welcome back to Game Set Match in conversation with अब्दुल रहमान and कादिर ख्वाजा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सो उनसे डिस्कशन हो रही है कल जो मैच हुआ, इनफैक्ट पूरी सीरीज़ के हवाले से। अब्दुल रहमान साहब, आप अभी जाते हुए ये हम बात कर रहे थे, बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। बट मुझे ये बताएं कि कुछ चीज़ें जहाँ बिलो दी बेल्ट तो बिल्कुल क्रिटिसिज्म कभी भी नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल उसके हक में नहीं हूँ, मगर जब अब हम मतलब किस तरह सपोर्ट करें कि वाह 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 कितना अच्छा आपने कैच दे दिया फील्डर को, वाह 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 आप आए उस पे विकेट पे और फौरन चले गए, या आपने मैच अवेयरनेस उस वक्त नहीं दिखाई कि टीम को क्या ज़रूरत थी, आपने क्या किया। एक पॉइंट तक आप एक प्लेयर को सपोर्ट कर सकते हैं, मगर जब आप रेगुलरिटी में आप एशिया कप से ये परफॉर्मेंसेस देखते आ रहे हैं और देखते ही आ रहे हैं और मिले जा रहे हैं चांसेस, कोई बेंच नहीं तैयार हो रही, किसी को मौका नहीं मिल रहा, तो इवेंचुअली कहीं ना कहीं तो फ्रस्ट्रेशंस फैंस में सब में आएगी जो स्टेक होल्डर्स हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जब देखने का इतना शौक होता है तो फिर जब परफॉर्मेंसेस ऐसी आती हैं तो बिल्कुल दिल ज़रूर दुखता है। लेकिन मेरे ख्याल में कि इनके अलावा जैसे आपने भी बात की कि हमारा बेंच कैसे तैयार होगा, हमारे डोमेस्टिक लेवल पे बहुत सारी चीज़ें सुनने में आती हैं कि बेंच डोमेस्टिक लेवल पे तैयार होता है। जब आप इंटरनेशनल लेवल्स पे आते हैं तो वहाँ आपके टोटल 14-15 प्लेयर्स होते हैं, एक आधी चेंजिंग आपने करनी होती है पूरे टूर पे। लेकिन जो हमारे डोमेस्टिक लेवल पे बेंचेस इसलिए तैयार नहीं हो रहे कि एक टीम को 4-4 दफ़ा तो सिलेक्ट किया जाता है, कभी मैनेजर अपनी टीम बना लेते हैं, कभी कोचेज़ अपनी टीम बना लेते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें ख़त्म होंगी, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने इतनी परफॉर्मेंसेस दी हैं वो इस दफ़ा भी सिलेक्ट नहीं हुए। बहुत सारे रीजन्स हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं अभी भी स्टिल रो रहे हैं, उनकी इतनी हाई परफॉर्मेंसेस हैं तो वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक में खेल के फिर बाहर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं कि मर्जी आप सिलेक्शन कमेटी जो आपके मर्जी के लोग होंगे वो अपनी मर्जी से काम करेंगे तो वो प्लेयर्स डेवलपमेंट नहीं आएगी। अगर आप हक की बात करेंगे, राइट ऑन टाइम जो आप सिलेक्शन करते हैं वो आपके काम आती है। तो जब हमने वो सिलेक्शन ही गलत कर दी, जो बेंच नीचे लो लेवल पे, या पाकिस्तान की 6 डोमेस्टिक की टीमें 6 फर्स्ट क्लास खेलती हैं, 6 4 डे क्रिकेट 3 डे क्रिकेट खेलती हैं, तो इनमें सब में इनकी हेयरिंग होनी चाहिए। जिनकी भी जिम्मेदारी बनाई जाती है इनको डोमेस्टिक के दौरान इनसे हेयरिंग होनी चाहिए। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि अभी भी एक टीम अनाउंस हुई, उसके बाद फिर मैनेजर ने आके अपनी टीम अनाउंस कर दी, तो फिर उनके पास इतने राइट्स हैं कि वो आके अपनी मर्जी से अपनी टीम को अनाउंस कर सके। और वो कौन से प्लेयर हैं जो अनाउंस हुए हैं, वो उनकी क्या परफॉर्मेंसेज हैं उनके, क्योंकि PCB के हर
डिपार्टमेंट उनके पास है, हर चीज़ उनके पास पड़ी होती है कि ये प्लेयर ने इतने सीजन में रन किए, इसने इतने आउट किए, ये अच्छा विकेट कीपर था। तो ये चीज़ें कौन देखेगा? स्पिनर्स कौन है? हमारे पास स्पिनर्स में आगे बैकअप नहीं है, फास्ट बॉलिंग में बैकअप अच्छा आ रहा है, हमारे पास मिडल ऑर्डर में अच्छा बैकअप नहीं है। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? तो जब इतनी टीम्स बनती हैं तो इनमें बैठ के ये डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले वक्त में भी आज भी क्रिटिसिज्म हो रहा है, आगे भी हो सकता है, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप से पहले भी हमारे पास बेंच तैयार नहीं है, हमारे पास कोई ऐसे प्लेयर्स तैयार नहीं है। कादिर, आपकी तरफ मैं आता हूँ। आज तो डीजे कादिर लग रहा है वैसे, आज ये ना हेडफोन लगाए हुए। तो कादिर, कॉरिडोर्स ऑफ पावर पाकिस्तान क्रिकेट के, ज़ाहिर है आप कदाफी स्टेडियम में बैठे हुए हैं, दैट्स द HQ देयर। क्या खबरें आ रही हैं कि क्या वर्ल्ड कप से पहले भी टीम में कोई तब्दीलियाँ, क्योंकि चमगोइयाँ काफ़ी चल रही हैं सोशल मीडिया पे भी और उसके बियॉन्ड भी हमारे जर्नलिस्ट सर्कल्स में भी, कि शायद 2 तब्दीलियाँ वर्ल्ड कप से पहले हो सकती हैं। तो कितनी जो है वो यकीनी ये चीज़ नज़र आ रही है, या फिर न्यूजीलैंड की स्ट्रैंगुलर सीरीज़ का इंतज़ार किया जाएगा और उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा? व्हाट्स आपके पास क्या कुछ इस बारे में अपडेट है? देखिए अदील, अभी सिर्फ 12 दिन रह गए हैं आपके वर्ल्ड कप स्क्वाड में, जो टेक्निकल लिहाज से तब्दीली आप कर सकते हैं। 15 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है, और अभी तक इतलात यही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सिलेक्शन कमेटी है और चीफ सिलेक्टर साहब हैं मोहम्मद वसीम साहब और रमीज राजा साहब और बाकी बाबर आजम एंड कंपनी, वो मैनेजमेंट ये सोच रही है कि इस मिडल ऑर्डर के साथ ही आगे कंटिन्यू किया जाए। और कई खबरें ये भी आ रही हैं अंदर से कि 2 जो नेशनल सेलेक्टर्स थे, जो कोचेस थे, उन्होंने सजेशन भी दी थी चीफ सेलेक्टर को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है उसको भी, कि आप खुदारा इनके जो स्टैट्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आप वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट में ऐसा रिस्क ना लें। शुएब मलिक का नाम दिया था, हारिस सुहेल का नाम दिया था, 2 जो नेशनल कोचेस थे जो अभी करंट जो हमारी टीम के साथ भी अटैच है, 2 नेशनल सेलेक्टर्स भी हैं, उन्होंने ये मशवरा दिया था कि आप खुदारा शुएब मलिक और हारिस सुहेल के नाम पर गौर करें, जिस पर चीफ सेलेक्टर और बाबर आजम और रमीज राजा साहब ने उनको, जो हमें ज़राए ने बताया है कि उनको मना कर दिया कि ऐसी अभी कोई बात नहीं है, अभी कोई चेंजेस हमारे जहन में नहीं है, जो हम स्क्वाड को लेकर आ रहे हैं ये वर्ल्ड कप के लिए तैयार किया था। अलबत्ता इंग्लैंड की सीरीज जो दरमियान में आई, आपको याद होगा 2021 के वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था कि तमाम जो वर्ल्ड कप स्क्वाड था वो फाइनल हो गया था, आजम खान भी आ गए थे, शुएब मकसूद भी आ गए थे, एन मौके पर जो है वो शुएब मलिक की एंट्री हुई थी। तो आप ये देखिए कि अभी यहाँ पर कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, अभी 12 रोज पड़े हैं, हर रोज जो है वो नया जो है वो नई खबर सामने आती है, नई चीजें सामने आती हैं, कभी माइंड चेंज होते हैं, इनका पता नहीं लगता। चीफ सेलेक्टर साहब जो है वो सिर्फ और सिर्फ अनाउंस करने के लिए बैठे हैं। जो हमें बताया ज़राए ने वो ये है कि बाबर आजम और जो सकलैन मुश्ताक हैं ये अभी नहीं चाहते कि इमाद वसीम और शुएब मलिक और हारिस सुहेल को टीम में लाया जाए। ये अभी इसी कॉम्बिनेशन के साथ सेटिस्फाई हैं और कंफर्टेबल भी हैं, क्योंकि आप देखिए जब सीनियर होते हैं, अगर ये सेटिस्फाइड हैं और ये कंफर्टेबल हैं तो इवेंचुअली आई होप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो टीम पाकिस्तान की, बट आंसरेबल भी फिर यही है। कादिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। और बिल्कुल अगत है और ये क्लैरिटी है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है टीम का, क्या चेंजेस। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग अदील, आई डोंट वांट द टीम टू चेंज नाउ, वो इस वजह से क्योंकि अब जो नया लड़का आएगा उसके साथ भी ज्यादती होगी, और अगर दे बैकिंग दिस टीम, यस दे शुड परफॉर्म, और नहीं परफॉर्म, गॉड फॉरबिड नहीं परफॉर्म करते हैं तो बिल्कुल इनसे सवाल पूछा जाएगा। बट ऐसा क्यों होता है अब्दुल रहमान साहब, आपसे भी मैं जानूंगी कि जब हम बाहर बैठे होते हैं तो हमें चीज़ें अलग तरीके से दिख रही होती हैं, बट जैसे ही हम उस पीसीबी की बिल्डिंग में चले जाते हैं, किसी पोस्ट पे आ जाते हैं, तो चीज़ें डिफरेंट तरीके से दिखनी पड़ती हैं। हमारे पास कंपैरिजन शॉट है हमारे चेयरमैन रमीज राजा का, बिफोर बीइंग द चेयरमैन एंड देन आफ्टर बीइंग द चेयरमैन। आप लोगों को वो सुनाते हैं एंड देन फिर आपसे भी मैं जानना चाहूंगी इस बारे में। बाबर आजम को सामने रख के बात होनी पड़ेगी, इसलिए कि जब तक कि आप मिसाल नहीं बनाएंगे और जब तक कि इस तरह की बैटिंग को अपने सिस्टम से निकालेंगे नहीं, पाकिस्तान कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीत सकेगा। सेल्फिशनेस दिख रही है, अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और माइलस्टोन के लिए खेला जा रहा है, जिससे कि ओवरऑल टीम के एफर्ट को एक जबरदस्त जो है वो चपत रसीद हो रही है। उसके बाद बॉलिंग में जैसे ही क्रंच मोमेंट्स आया, इंग्लैंड फिर पाकिस्तान से आगे महारत ले गए, और फील्डिंग फिर से बहुत ही नकारा थी पाकिस्तान की। अगर आपने अच्छी चैंपियन टीम बनना है तो आपको फील्डिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी, और ये तो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि
आप मिलकर इसको दुरुस्त कर सकते हैं। इसके लिए कोई नेचुरल टैलेंट एबिलिटी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, मेहनत की जरूरत होती है, एटीट्यूड की जरूरत होती है, एंटिसिपेशन की जरूरत होती है। और वहां पे भी पाकिस्तान ने बहुत मार खाई और बहुत ज्यादा कैचेस भी ड्रॉप किए और चौके भी लगवाए, जिससे कि प्रेशर जो है वो क्रिएट नहीं हुआ और एंड में पाकिस्तान के मैच से हाथ निकल गया। पाकिस्तान टीम का टेम्परामेंट बना है, एंड तक फाइट करते हैं, इनमें एका है, एक दूसरे के लिए खेलते हैं और बेंच स्ट्रेंथ भी हमें आजमाने को एक मौका मिला। बड़ा आसान है सबके लिए कहना कि जी आप बटन लगाएं तो आप ऑस्ट्रेलिया की तरह एग्रेसिव क्यों नहीं खेलते हैं, या आजकल के मॉडर्न ज़माने के हिसाब से आप थोड़े से आर्केक हैं, पुराने ज़माने के हैं। मैं 2-3 चीज़ें फ़ैन से कहूँगा कि देखें, बिल्कुल आपकी सही ऑब्जर्वेशन है, इसीलिए हम प्रोसेसेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मगर इस टीम को सामने रखते हुए हम उतना ही इनको प्रेशर में डाल सकते हैं जितना कि डाला जा सकता है, मगर ऑन दी अदर हैंड अपना तरीका है इनका खेलने का, और मेरे हिसाब से इस तरीके में कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपका सक्सेस रेट जो है वो ऑलमोस्ट 80% रहा है। आई हैव नो आइडिया कि ये कौन सी आखिरी दम तक फाइट करने की यहाँ पे बात हो रही है। मैं तो बल्कि जब इस सीरीज़ को देखता हूँ तो मुझे अंदाज़ा ये होता है कि पाकिस्तान ने सही है जो 3 मैचेस जीते हैं उसमें तो पाकिस्तान 2 मैचेस पाकिस्तान ज़रा लेकर गया है, आखिर में जाके वाकई जिसे कहना चाहिए कि पाकिस्तान ने अच्छा निकाल लिया मैच, स्पेशली कराची वाला जो चौथा मैच था। बट इंग्लैंड ने जहाँ पाकिस्तान को हराया तो उन्होंने तो बिल्कुल ओवरवेलम कर दिया, और वो जो इंटेंट वाली जो बात की जा रही है, इंटेंट ये तो बड़ी मज़ेदार बात है। आई मीन रमीज़ के ये शायद पिछले साल का मेरे ख्याल से शॉट है ये जो कमेंट था, या उससे पिछले साल का है, स्पॉट ऑन कैसा बैठा है, चेंज नहीं हुआ अभी तक। हाँ। यानी पिछले साल भी यही मसला था, आज भी वही मसला है, और सवेरा मेरे ख्याल से अगले साल भी रमीज़ पता नहीं दोबारा पुरानी वाली पोजीशन में आके ये बात कर रहे हो, कुछ ऐसे ही बात हो रही होगी। बिल्कुल। और मैं अब्दुल रहमान साहब आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये प्रॉब्लम्स देखें, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें चाहिए होता है, बट द लास्ट स्टेटमेंट दैट रमीज राजा गेव कि यही तरीका है हमारा खेलने का, यही हमारा सक्सेस रेट है, तो हम तो अभी भी अपने वो प्रोबेबिलिटी पे चल रहे हैं कि नहीं जी हम अनप्रेडिक्टेबल साइड है, अनप्रेडिक्टेबल रहेंगे, तो हम फिर ऐसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी का इंतजार करते रहें वर्ल्ड T20 में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये प्लेयर्स की अपनी जिम्मेदारी है कि जब आपको एक इतनी सिलेक्शन के इतनी इजी आपको सारे मैचेस मिल रहे हैं, कुछ प्लेयर्स हैं कि जिनको बहुत कम चांस मिलता है वो अपनी चीज़ों को छीन लेते हैं, कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनको इतना चांस मिल रहा है फिर भी उनसे वैसा परफॉर्म नहीं हो रहा। तो ये प्लेयर्स ने पिच पे खुद देखना होता है कैसी मैच की सिचुएशन है, उसको कैसे लेके जाना है, कितने रन रेट के साथ जाना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें प्लेयर खुद क्रिएट करता है अपने लिए, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी, क्योंकि बैटिंग हमारी जितनी भी मिडल ऑर्डर है कि ये हर बॉल पे छक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने मैच को बनाना कैसे है। आपको जब इतने चांस मिलते हैं, आप डिफरेंट पिचेस पे खेल रहे हैं, डिफरेंट कंडीशन और डिफरेंट बॉलर्स को खेल रहे हैं, बट ये कैसे डिसाइड होता है कि किसको बहुत सारा चांस देना है और किसको कम चांस देना है? ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन से प्लेयर को हम बहुत सारा चांस दे देंगे, कौन से को कम दे देंगे? ये जब आपके टीम कॉम्बिनेशन बनता है तो उसमें कैप्टन, कोच और ये सारे लोग बैठते हैं, मैनेजमेंट पूरी बैठती है, ये उनकी सलाह होती है कि हमारे लिए अभी जो टीम कॉम्बिनेशन है उसमें क्या बेस्ट अवेलेबिलिटी है जो हमें जितवा सकती है, जो हमारी टीम को आगे लेके जा सकती है। तो माय पॉइंट ऑफ व्यू कि अभी टीम के पास यही अवेलेबिलिटी है, हमारे पास अभी इस वक्त चेंजिंग नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से। वर्ल्ड कप के बाद आपके पास बहुत सारे चांसेस हैं। आजिम खान बहुत तैयार बैठे हैं मिडल ऑर्डर के लिए, और भी बहुत 2-3 नाम है जो यंगस्टर हैं कि जो आपको मिडल ऑर्डर में जो हमें मॉडर्न दौर की क्रिकेट चाहिए वो जैसे खेल रहे हैं, जैसे भी कैरिबियन लीग में वो परफॉर्म करके आए हैं और पहले भी कर रहे थे, तो हमें ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत है कि जिसका स्ट्राइक रेट और अपनी इनिंग्स को बिल्ड कर सके, जो टीम के लिए खेले। कुछ चीज़ें हैं कि वो अपनी इनिंग्स को खुद बनाने के लिए कि मेरी टीम में जगह रह जाए, मैं ऐसे कर लूँ, उससे टीम स्ट्रगल करती है। तो हमारी टीम में अभी मेरे ख्याल में कि वर्ल्ड कप है, न्यूजीलैंड सीरीज़ भी बहुत टफ है, हम खेल के जा रहे हैं, होम कंडीशन, इधर बाउंसेस हो रहा है, सीम स्विंग कम था। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में टोटली अपोजिट है, बाउंस बहुत होगा आपको, लेकिन ये है कि होप फॉर द बेस्ट, हमारे यही प्लेयर अभी बेस्ट अवेलेबिलिटी है। तो दुआ है कि जितने भी हमारे फैंस हैं जो क्रिकेट देखते हैं, जो लवर हैं, तो टीम को अच्छा सपोर्ट करें कि आगे इनके लिए परफॉर्म करना आसान हो। इतना क्रिटिसाइज मत करें कि जो अच्छा प्लेयर भी है वो अपनी परफॉर्मेंसेस को भूल के
इस तरह वो इन चीज़ों में मगन हो जाए, फिर वर्ल्ड कप भी बड़ा वो क्रिकेट उनसे ऐसा परफॉर्म भी नहीं होगा। जितना अच्छा सपोर्ट करेंगे उतनी उम्मीद अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, टीम खेलेगी, सपोर्ट भी साथ होगी, टीम फाइट करती है, हारती है, लोग फिर भी बहुत सपोर्ट करते हैं इस टीम को, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह रहमान साहब ने देखा, पाकिस्तान ने जो 2 मैचेस बिल्कुल गिव अप कर दिया, आसान तरीन कैचेस, आपके बड़े अच्छे फील्डर्स, आसान तरीन, बाबर इज़ अ गुड फील्डर, वी नो दैट, और उसने जिस लेवल के कैचेस छोड़े हैं तो थोड़े से लोगों की फ्रस्ट्रेशन बनती है। बहरहाल आपने आजम खान का नाम लिया और अभी हमारे कुछ क्रिकेट के 2 लेजेंड्स उनकी सोशल मीडिया पे आप देख रहे थे, गालिबन कल मैच के दौरान उनकी जो पाकिस्तान के लिए टीम है फॉर द वर्ल्ड कप वो स्क्रीन पे शेयर हुई थी और उसमें ऑफ कोर्स आजम खान का नाम जो है वो अकरम की टीम में जो है वो शामिल था। इनफैक्ट आपकी स्क्रीन पर जो है वो हम आपको ये ज़रा टीम दिखाते हैं जिसमें वसीम अकरम ने जो अपनी एक तखयलाती, एक ख्यालाती टीम जो बनाई है उसमें रिजवान हैं, बाबर हैं, शान मसूद को 1 डाउन, इफ्तिखार को नंबर 4 पे खिलाते हैं, देन आजम खान, आसिफ अली, शादाब खान एंड दूसरी बार शादाब खान तो नहीं, मोहम्मद नवाज, फिर हारिस रऊफ है, शाहीन आफरीदी एंड नसीम शाह। यस, तो ये उनके 12 प्लेयर्स, आई थिंक 11 प्लेयर्स होंगे, तो इसमें शादाब को आप एक बार हटा सकते हैं। आजम खान की इंपॉर्टेंस जो है जाहिर है वो आई थिंक कैरेबियन प्रीमियर लीग में ही हैड अ डिसेंट आउटिंग, आई एम नॉट सेइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जितनी ज़बरदस्त आउटिंग इमाद वसीम की रही है, आई रियली डोंट नो अगर आप लोग CPL फॉलो कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, ही वॉज द जॉइंट सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर इन दैट टूर्नामेंट। तो अब्दुल रहमान साहब, ये टीम लेजेंड ज़ाहिर है वसीम अकरम ने सेलेक्ट की है, लगता है आपको कि इसमें अभी भी कुछ इमाद वसीम की जगह वगैरह कुछ बन सकती है क्या गोइंग फॉरवर्ड में भी? 1 मिनट दे दे, अजान हो रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको 1 मिनट देते हैं, आपको म्यूट कर देते हैं। वहां से आते हैं, वकार यूनुस की भी टीम थी मेरे ख्याल से। बिल्कुल जी, वकार यूनुस ने भी जो है वो एक टीम बनाई वहीं उसी शो पे, तो उस टीम के हवाले से भी हम बात करेंगे। और उन्होंने तो मतलब काफ़ी सारी जो चीज़ें जिसकी हम बात करते हैं, जो एडिशन होने चाहिए, मोहम्मद रिजवान उनकी टीम में, बाबर आजम, फ़खर जमान, शान मसूद, शुएब मलिक, आसिफ अली, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी एंड नसीम शाह। So he wants Shoaib Malik to be the part of the middle order। मतलब मिडिल ऑर्डर में बहुत सारे लोग शोएब मलिक की ज़रूर बात कर रहे हैं, बट आसिफ अली की जब हम बात कर, आसिफ अली का रोल डेफिनेशन मुझे समझ नहीं आती, वेदर उनको समझ नहीं आती या मुझे समझ नहीं आती। हमने भी यहाँ पे बात की कि उनको जो है बिल्कुल लेटर ऑफ द इनिंग में भेजा जाए, मगर जब सभी विकेटें गिर जाएंगी तो कैसे लेटर ऑफ द इनिंग में भेजा? बिल्कुल, आसिफ का जब जिक्र निकला है तो जरा इसको और तफसील से देख लेते हैं। आसिफ अली के जरा करियर स्टार्ट देखें। अगर पहले इंग्लैंड सीरीज की बात करें, 4 मैचेस, 34 रन, एवरेज बड़ी आसान थी 11.33 थी एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 136। अगर हम बात करें उनके ओवरऑल T20 करियर के हवाले से तो 49 गेम्स, 510 रन, 51.45 इनकी जो है वो एवरेज है एंड स्ट्राइक रेट येट अगेन 136। मेरे लिए भी ये स्टैट्स थोड़े से ज़रा हैरानकुन थे, बिकॉज जैसे हम इफ्तिखार की बात करते हैं और इफ्तिखार का यही है कि जी इंटरनेशनल में जब वो खेलते हैं उनकी स्ट्राइक रेट गिर जाती है, बट यही इफ्तिखार जब डोमेस्टिक में होते हैं 170 ऑड की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। बट आसिफ का रोल, ये इफ्तिखार भी आपकी स्क्रीन पर जो है ना वो इस वक्त आ गए। एंड अच्छा नहीं, इनके T20 इंटरनेशनल करियर अगर ओवरऑल बात करें तो 120, अच्छा इसमें अगर हम ओवरऑल देखें इंग्लैंड की सीरीज़ में 99 रन इन्होंने बनाए, 19.8, 132 की इनकी स्ट्राइक रेट थी। T20 इंटरनेशनल में 31 मैचेस इन्होंने खेले हैं, इन्होंने 475 रन बनाए हैं एट एन एवरेज ऑफ 26.8 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ अराउंड 125। ये इनकी जो डोमेस्टिक, अगर आप इनका PSL निकालेंगे या खैबर पख्तूनख्वा के लिए ये खेलते हैं फॉर द नेशनल T20 टूर्नामेंट, लास्ट टाइम तो ही वाज आई थिंक द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, इफ आई एम नॉट, बहुत ही तबाही फॉर्म में थे। तो रहमान साहब, मैं आप पे आता हूँ ज़रा आसिफ अली के रोल के हवाले से, आप ज़रा आप भी हमें गाइड करें, बिकॉज कल तो आसिफ के पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी कि भाई रुक जाता, जितवाता ना मैच, लेकिन जिस तरह कल डेविड मिलर ने इनिंग खेली या क्विंटन डी कॉक ने खेली कि जी 200 पता नहीं 36 चेस करते हुए 221 रन उन्होंने बनाए, 237 चेस करते हुए, इनफैक्ट आखिर तक तो चले जाते। आसिफ का इशू क्या नज़र आ रहा है, प्रॉब्लम क्या नज़र आती है? जो मेरा अपनी सोच है, मेरा अपना ख्याल है कि जब आप पिच पे जाते हैं तो आपको वैसे ही आपने अपनी टीम मैनेजमेंट ने और वैसे भी आप लोगों में, अपने फैंस में ऐसे मशहूर हैं कि 2 ओवर्स के लिए आप आते हैं और आप गेम चेंज कर देते हैं। लेकिन जब आप पिच पे जाते हैं, आप सिर्फ 2 ओवर्स के लिए नहीं, आप टीम का एक 20 ओवर के लिए हिस्सा है, मींस के 40 ओवर्स के लिए, कि जब आपको 10 ओवर पहले बारी आती है तो फिर आप अपनी इनिंग्स को बिल्ड कर सकते हैं।
आप उसमें अपने स्ट्राइक रेट को थोड़ी देर बाद आप तेज कर सकते हैं, कम से कम अपनी टीम को आगे लेके चले। आप स्कोरबोर्ड आपको पता है कि आखिरी 2-3 ओवर्स में आप अच्छा फायर वर्क कर सकते हैं, लेकिन आपने कुछ अरसे में आपको वैसी पिच पे आपने स्टे नहीं किया। ये अच्छा मौका है कि मैं अपनी इनिंग्स को बिल्ड कर सकूं। आप कुछ सिंगलें करें, आप डॉट बॉल भी खेल ले तो डजंट मैटर। आपको पता है कि लास्ट मोमेंट पे आपका स्ट्राइक रेट और आपकी एवरेजेस ऊपर चली जाएंगी। आपके पास बहुत सारे शॉट्स हैं, लेकिन अर्ली ऑन अगर आप हर उसी चीज़ को आप कैरी करते हैं तो वो इतनी जल्दी वर्क नहीं करती। अब ये बहुत सीनियर्स प्लेयर है, इनको खुद सोचना है कि अपनी इनिंग्स को कैसे बिल्ड करना है। इसमें आपको कोई भी टीच नहीं करता कि आप पिच पे जाके ऐसा खेलेंगे। आपके पास स्कोर बोर्ड है, आप हर चीज़ चला रहे हैं, आपकी आई होनी चाहिए आपने पिच पे कैसे और टीम को कैसे लेके चलना है। तो ये प्लेयर्स की जिम्मेदारी होती है। और दूसरी बात ये कि मैं आपसे थोड़ी एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा जी सॉरी, नवाज के हवाले से कि जब भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन आते हैं तो नवाज बॉलिंग नहीं करता। दिस इज द वो ये अच्छी चीज़ नहीं होती एक बॉलर के लिए भी और टीम के लिए भी। आप पूरी दुनिया के जितनी भी टीमें हैं उनको एक बैड मैसेज जाता है कि जब भी लेफ्टी आएंगे हमारा मेन स्ट्राइकर बॉलिंग नहीं कराएगा। ये अच्छी चीज़ नहीं है। आप नवाज को बॉलिंग कराएं, वही नवाज होगा, आपको आउट भी करके दे सकता है। आप उसको पॉजिटिव रखें, वो आपका मेन बॉलर है। वो आपको अगर बॉलिंग में उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा तो वो आपको एज ए ऑलराउंडर परफॉर्मेंस बैटिंग में भी वो नहीं करके दे सकता। आपको उसको पॉजिटिव रख के उसको आगे फ्रंट पे लाना है। आप नया बॉल करवा रहे हैं उससे तो आप व्हाई नॉट लेफ्ट हैंड के सामने भी इसको बॉलिंग कराने दें। यही तो हम कैप्टन कॉन्फिडेंस की बात करते हैं कि अगर कैप्टन इतना कॉन्फिडेंस दिखाए अपने प्लेयर में तो प्लेयर बहुत सारी चीजें कर सकता है। बट अब ये लगता है कि क्या वर्ल्ड कप के लिए बहुत आसान एक फॉर्मूला है टीम पाकिस्तान को पकड़ने का कि ओपनर्स को आउट कर दें और फिर शॉर्ट पिच बॉलिंग करना शुरू कर दें कि बस बैटिंग तो चलनी नहीं है फिर? इज इट दैट इजी? बिल्कुल, ये हमारे बैट्समैन को सोचना चाहिए क्योंकि ये अब तो आम पब्लिक में भी ये बात हो रही है कि इनको शॉर्ट पिच बॉल करेंगे तो ये आउट हो जाएंगे। एशिया कप में भी पांड्या ने बॉलिंग कराई, आपको थोड़े से शॉर्ट पिच कराए, उस पर भी आप एक्सपोज हुए। आपको इधर भी शॉर्ट पिच बॉलिंग आई, आप एक्सपोज हुए। तो फिर आप अब न्यूजीलैंड गए हैं तो आपके पास जितने भी दिन है आप इन चीज़ों पे वर्कआउट करें कि जिस पे आपकी वीकनेसेस हैं। अगर आप उस पर काम नहीं करेंगे तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारे दोनों ओपनर्स आउट होंगे, हम 130-40 की टीम पीछे बचती है, वो भी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि हम फिर उस तरीके से नहीं खेल रहे जैसे पूरी वर्ल्ड की टीमें मॉडर्न क्रिकेट खेल रही हैं। अगर दो आउट होते भी हैं तो वो अपनी टीम को लेके किस तरह चलते हैं, हमें वो चीजें भी कैरी करनी है। थैंक यू सो मच सर, हमारे शो का टाइम खत्म हो गया। इट वाज वेरी नाइस कॉन्वर्सेशन विद यू। बड़ा अच्छा आप भी ओपिनियन देते हैं और मजा आता है आपसे जब भी बात होती है। बहरहाल जी, पाकिस्तान की क्रिकेट का सिलसिला अभी जारी है। टीम न्यूजीलैंड आज पहुंच जाएगी रात में किसी टाइम पे, फिर ट्रायंगुलर सीरीज एंड देन अब से एग्जैक्टली 20 दिन बाद, बल्कि इस वक्त हम इंडिया को हरा चुके होंगे, हैं ऐसे ही है। चलें जी, ऑल राइट, इंशाल्लाह दिल और सवेरा की मुलाकात आपसे कल एक बार फिर होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चलते हैं, गुड बाय, गॉड ब्लेस।